नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं बीसीआई एजुकेशन पर। चलिए आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं आधुनिक भारत। अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि बीपीएससी टीआरई 4 में अलग ही चैप्टर मेंशन किया जाता है आधुनिक भारत में। देख सकते हैं कि आधुनिक भारत से जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं सारे चैप्टरों से चुन चुन कर क्वेश्चन आपको कराया जाएगा। चलिए आज हम लोग शुरू करने वाले हैं यूरोपीय कंपनियों का आगमन, और इनसे जितने भी फैक्ट निकलेंगे सारे फैक्टों को डिटेल डिस्कशन किया जाएगा दोस्तों। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि वास्को डी गामा कालीकट किस वर्ष आया। तो इसका सही आंसर आपको बताना है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो आया था ये 1498 में आया था। और देखिए वास्को डी गामा से क्या क्या क्वेश्चन और आपको मिल जाएंगे, इसका फैक्ट सुन लीजिए। देखिए देख सकते हैं कि वास्को डी गामा 17 मई 1498 को कहाँ भारत में आया। भारत में कहाँ आया दोस्तों? तो ये पश्चिम तट पर आया। पश्चिम तट में एक जगह है जिसका नाम है कालीकट, और कालीकट जो है वो केरल का एक बंदरगाह है दोस्तों। यहीं पर कौन पहुंचा था? वास्को डी गामा पहुंचा था। कब पहुंचा था? तो 17 मई 1498 में पहुंचा था दोस्तों। आगे मालूम होना चाहिए कि यह एक पुर्तगाली यात्री था। आपको मालूम होना चाहिए कि वास्को डी गामा कौन था। तो ये एक पुर्तगाली यात्री था। भारत और यूरोप के बीच एक नए समुद्री मार्ग की खोज की। बहुत लोग कहते हैं कि भारत की खोज की, नहीं दोस्तों, भारत की खोज नहीं की, ये समुद्री मार्ग की खोज की। आपको मालूम होना चाहिए कि जब ये भारत नहीं आया था उससे पहले भी भारत था, तो ये भारत की खोज कहाँ से कर देगा। आप लोग मतलब कि हम लोग बहुत सारे बुकों में देखते हैं कि लिखा रहता है दोस्तों। देखिए ये क्या किया कि समुद्री मार्ग की खोज की, और उस समुद्री मार्ग का जो नाम था उसका नाम था केप ऑफ गुड होप। मतलब इस पुर्तगाली व्यापारी जो था वास्को डी गामा, उस समुद्री मार्ग की खोज की, तो उस समुद्री मार्ग का नाम था क्या? केप ऑफ गुड होप। और इसने कालीकट के तत्कालीन हिंदू राजा जिसका नाम था जमोरिन, जमोरिन ने क्या किया? वास्को डी गामा का स्वागत किया दोस्तों। आगे देखिए, आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देख सकते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसके गठन हो रहे थे, उस टाइम भारत में किसका शासन था? तो उस टाइम जो था, उस टाइम भारत में जो शासन था उसका नाम था अकबर। अकबर का शासन था। कब? जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो रही थी इंग्लैंड में, तब। आगे देखिए, थोड़ा हम ये जान लेते हैं कि इंग्लैंड में जब स्थापना हो रही थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो उसमें क्या क्या फैक्ट था उसको जान लेते हैं दोस्तों। तो देखिए देख सकते हैं कि इंग्लैंड की महारानी जो थी एलिजाबेथ प्रथम। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि इंग्लैंड की महारानी उस टाइम कौन थी? तो एलिजाबेथ प्रथम थी। इसके समय 31 दिसंबर 1600 को लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किया गया। किस ईस्ट इंडिया कंपनी की? तो ब्रिटिश ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ? तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में हुआ दोस्तों। और आगे देखिए, आगे देखेंगे तो इसे शाही चार्टर द्वारा, देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है? शाही चार्टर द्वारा दोस्तों, शाही चार्टर द्वारा 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों में व्यापार करने का अधिकार प्रदान किया गया। मतलब जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हो गई तो उसको एक शाही फरमान जारी किया गया कि जाइए, आपको ये अधिकार दिया जाता है कि आप पूर्वी देशों के साथ व्यापार कीजिए और वहाँ का शासक मतलब व्यापार करिए और वहाँ से धन कमाइए। आगे देखिए, इसका आरंभिक उद्देश्य था कि भूभाग पर अधिकार करना नहीं था, बल्कि वहाँ हम व्यापार करना इसका अधिकार था दोस्तों। आगे देखिए, आगे देख सकते हैं कि कंपनी के गठन के समय भारत का जो शासक था वो मुगल बादशाह था जिसका नाम था अकबर। और ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि अकबर का जो शासनकाल था वो 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक ये अपना शासन चलाएगा दोस्तों। आगे देखिए, नेक्स्ट देखेंगे कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। मतलब कि भारत में जो पुर्तगाली शक्ति आई हुई थी उसका वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? क्या वो वास्को डी गामा या अल्बुकर्क को माना जाता है? इसी में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्बुकर्क। आइए थोड़ा अल्बुकर्क के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। तो देखिए
देख सकते हैं कि अल्बुकर्क का पूरा नाम है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ये इसका शासक जो था, शासन मतलब ये भारत में आया था कब, तो 1509 से लेकर 1515 ईस्वी में। और ये भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक इसको माना जाता है। देखिए, सबसे पहले तो वास्को डी गामा आया था, उसको हम पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक नहीं मानते हैं। वास्तविक संस्थापक अल्फांसो डी अल्बुकर्क को माना जाता है दोस्तों। इसने बीजापुर के राजा आदिल शाही सुल्तान से 1510 में गोवा को जीत लिया था। मतलब कि किससे जीता था? बीजापुर के सुल्तान थे जिनका नाम था आदिल शाही, और इनसे क्या किया था? गोवा को जीत लिया था। कौन जीत लिया था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने जीत लिया था। और जब जीत लिया उसके बाद ये पुर्तगाली नौसेना का प्रभुत्व वहाँ जमेगा। जाहिर सी बात है कि जिस चीज़ पर आपका कब्जा हो जाएगा तो वो तो आपका हो जाएगा, आपको जो मर्जी होगा वो करिएगा। उसी तरह ये क्या किया कि नौसैनिक प्रभुत्व का और मतलब जमाव शुरू कर दिया। उसके बाद पुर्तगाली राज्य की स्थापना भी कर दिया। और आगे देखेंगे तो फ्रांसिस डी अल्मीडा जो था, ये भारत का प्रथम पुर्तगाली गवर्नर भी बन गया। तो देखिए, पुर्तगाल से प्रथम गवर्नर कौन बने? उनका नाम था फ्रांसिसो डी अल्मीडा। याद रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा मिलान करने के लिए। मिलान से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग वास्को डी गामा के बारे में जानते हैं। ये कहाँ के निवासी था? तो ये पुर्तगाल का निवासी था दोस्तों। देख सकते हैं कि ये एक पुर्तगाली निवासी। कोलंबस की बात करें दोस्तों, कोलंबस की बात करें तो कोलंबस एक स्पेन का निवासी था दोस्तों। कोलंबस कहाँ के निवासी था? तो स्पेन का निवासी था। और कैप्टन कुक कहाँ के निवासी था? तो ये ब्रिटेन की निवासी था। और बात करें तस्मान, तस्मान कहाँ का था? तो ये हॉलैंड का था। तो और ये तो आप जानबे करते हैं कि ये पुर्तगाल का था। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी दोस्तों। आइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देख सकते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। देखिए, यहाँ भी आप समझ सकते हैं इसकी व्याख्या से, और व्याख्या से आपको पूरी बात समझ में आएगी। देखिए, कैप्टन जेम्स कुक जो था ये ब्रिटेन से था, ब्रिटेन था। और ऑस्ट्रेलिया एवं तस्मान या हॉलैंड का ये ने न्यूजीलैंड की खोज की। उसके बाद वास्को डी गामा पुर्तगाल का समुद्री यात्री था। कोलंबस कहाँ के था? तो ये स्पेन का निवासी था। इसने अमेरिका और स्पेन से उपनिवेशवाद की नींव रखी। कहाँ? अमेरिका में दोस्तों। आगे देखिए, आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देख सकते हैं ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मुगल दरबार में सन 1717 में भेजे गए अंग्रेजों दूत मंडल का प्रमुख कौन था? मतलब मुगल दरबार में एक दूत भेजा गया था। कब भेजा गया था? 1717 में। और अंग्रेज जो दूत मंडल को भेजा था उसका प्रमुख कौन था, जिसने मुगल सम्राट फर्रुखसियर से शाही फरमान प्राप्त किया था? तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जॉन शॉर्मन हो जाएगा। आइए थोड़ा इसके बारे में जानते हैं दोस्तों। देख सकते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जॉन शॉर्मन के नेतृत्व में 1715 ईस्वी में कलकत्ता से दिल्ली में मुगल शासक फर्रुखसियर के दरबार में एक दूतमंडल को भेजा गया। कहाँ भेजा गया? दिल्ली में भेजा गया। कलकत्ता से कहाँ? दिल्ली में। और दिल्ली में किसका शासक था? मुगल शासक फर्रुखसियर का शासक था। यहाँ पर इसको भेजा गया था। इस दूतमंडल ने एडवर्ड एल्टिफेशन और विलियम हैमिल्टन नामक चिकित्सक और ख्वाजा सेहुद्दा नामक एक अर्मियाई द्विभाषी शामिल था। मतलब देख सकते हैं इतने लोग इसमें शामिल था दूतमंडल में। आगे देख सकते हैं कि चिकित्सक हैमिल्टन ने, एक व्यापारी था जिसका नाम, वो चिकित्सक था उसका नाम था हैमिल्टन। हैमिल्टन ने क्या किया? फर्रुखसियर को एक गंभीर रोग से मुक्ति दिलाई। फर्रुखसियर को एक बीमारी था, उससे ये क्या किया? उससे मुक्ति दिला दी, जिससे प्रसन्न होकर 1717 ईस्वी में बादशाह ने एक शाही फरमान जारी कर दिया। और जानते हैं कि शाही फरमान क्या होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि ईस्ट इंडिया कंपनी का आरंभिक नारा क्या था? तो इसका नारा था भूभाग नहीं व्यापार। देख सकते हैं कि नीचे लिखा भी है कि भूभाग नहीं व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी का आरंभिक नारा था। और अंग्रेजों ने भारत में अपना पहला व्यापारी कारखाना 1613 ईस्वी जहांगीर के शासनकाल में सूरत में स्थापित कर दिया। अंग्रेजों ने पृथ्वी भारत में अपना पहला व्यापारी कारखाना 1633 में स्थापित किया। ये उड़ीसा के बालासोर में स्थापित किया दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मालूम होना चाहिए, नामक स्थान पर स्थापित कर दिया। दक्षिण भारत में पहला कारखाना 16 से 11 ईस्वी में लगा। और ये जहाँ लगा उसका नाम है मसूलीपट्टनम, जो दक्षिण साइड में पड़ता है दोस्तों। और यहाँ पर जो कारखाना लगा वो अस्थायी रूप से नहीं लगा, अस्थायी रूप से लगा मसूलीपट्टनम में।
आगे देखिए, आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जिसका नाम है विलियम हॉकिंस किसके शासनकाल में मुगलों के पतनों पर व्यवसाय अधिकार प्राप्त करने के लिए मुगल दरबार आए थे। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा दोस्तों। चलिए, आप देख सकते हैं कि 1608 ईस्वी में विलियम हॉकिंस जो था वो ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में भारत आया हुआ था। उसने क्या किया कि मुगल बादशाह जहांगीर के शासन में मुगलों के पतनों में व्यवसाय का अधिकार प्राप्त करने के लिए मुगल दरबार आए थे। हॉकिंस से प्रसन्न होकर जहांगीर ने 400 का मनसब तथा जहांगीर प्रदान किया। ऐसा पद प्रदान करने वाले विलियम हॉकिंस प्रथम ब्रिटिश व्यक्ति था। जहांगीर ने हॉकिंस को इंग्लिश खां की उपाधि प्रदान किया गया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि हॉकिंस को इंग्लिश खां की उपाधि किसने प्रदान किया, तो जहांगीर ने प्रदान किया। पूछा जा सकता है दोस्तों। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, कोलबर्ट नाम हो जाएगा। इसको क्या माना जाता है, तो भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है। देखिए, कोलबर्ट को भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है। यहीं से आपका क्वेश्चन बन गया। आगे देखिए, 1664 ईस्वी में फ्रांस के सम्राट लुईस 14वें के मंत्री कोलबर्ट के प्रयासों में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जिसने कंपनी देश इंडेस और ओरियतलेंस कहा गया। कैरो के प्रयास से सूरत में 1688 ईस्वी में फ्रांसीसी व्यापारिक केंद्र स्थापित हुआ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि भारत में कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालीन कारण था। मतलब भारत में एक कर्नाटक युद्ध हुआ था, उसका तत्कालीन कारण क्या था। तो इसका तत्कालीन कारण था अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। अंग्रेज क्या किए थे कि फ्रांसीसी जहाज़ को अधिग्रहण कर लिए थे। आइए थोड़ा इसको पकड़ लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। इसी से फैक्ट देख सकते हैं कि भारत कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 ईस्वी के सेट टूमों का युद्ध भी कहा जाता है। इस युद्ध के होने का तत्कालीन कारण कुछ फ्रांसीसी जहाज क्या था कि फ्रांसीसी जहाज़ों का एक और अंग्रेजी अधिकारी कैप्टन बोनेट के द्वारा अधिग्रहण कर लेना था। कैप्टन पेराइज के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना अडयार नदी पर स्थित सेंट टोमेक नामक स्थान पर नवाब को पराजित किया और यह युद्ध एक्सला एस्पेस की संधि से प्राप्त हुई दोस्तों। देख सकते हैं डचों ने बंगाल में कौन सा कारखाना स्थापित किया। तो आपको मालूम होना चाहिए कि पिपली कारखाना स्थापित किया। आइए थोड़ा डच के बारे में बताते हैं आपको। देख सकते हैं दोस्तों, 1627 में डचों की बंगाल में प्रथम कंपनी पिपली में स्थापित हुई। इनकी मुख्य उद्देश्य दक्षिणी पूर्वी एशिया के द्वीपों को व्यापार करना था। सन 1653 में चिंसुरा कहाँ है, बंगाल में है। डचों द्वारा व्यापारिक कंपनी की स्थापना की गई। किसके द्वारा किया गया, तो डच के द्वारा, जिसने पश्चिम बंगाल में डचों के व्यापार में विस्तार हुआ। यहाँ पर डचों द्वारा निर्मित दुर्ग और गुस्ताबुल फोर्ट नाम से जाना जाता था। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 17वीं शताब्दी में अंग्रेजों द्वारा भारत यूरोप के निर्यात की जाने वाली कौन सी वस्तु नहीं थी। तो ये नहीं कौन सी थी, ये चाय नहीं थी दोस्तों। आइए थोड़ा इससे रिलेटेड फैक्ट जानते हैं दोस्तों। देखिए, सबसे पहली चीज़ इसमें क्या है, तो देख सकते हैं कि 17वीं शताब्दी में अंग्रेजों द्वारा यूरोप को चाय का निर्यात नहीं किया जाता था। मसाले, सूती वस्त्र, नील और 17वीं शताब्दी में अंग्रेजों द्वारा यूरोप में निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तुएं थी। जैसे कि नील की खेती अंग्रेजों द्वारा प्रारंभ की गई थी और यह एक व्यापारिक कार्य था दोस्तों। देख सकते हैं कि भारत में अंग्रेजों की फ्रांसीसी चुनौती का अंत किस युद्ध में हुआ। मतलब कि भारत में अंग्रेजों की फ्रांसीसी चुनौती जो थी, इसका अंत कब और किस युद्ध में हुआ। तो इसका युद्ध का नाम था वांडी वास का युद्ध। और आइए थोड़ा वांडी वास के युद्ध के बारे में जानते हैं। तो देखिए,
बहुत अति महत्वपूर्ण है क्वेश्चन। देखिए 22 जनवरी 1760 ईस्वी में वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसी सेना को बुरी तरह पराजित कर दिया और इससे फ्रांसीसियों को भारत से प्रभाव समाप्त हो गया। जब हार जाएंगे तो भारत में रहेंगे नहीं रहेंगे। और इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व आयरकूट तथा फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व काउंट डी लाली ने किया था। तो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन किया था? आयरकूट किया था। और फ्रांसीसी सेना का कौन था? काउंट डी लाली। याद रखिएगा, फ्रांसीसी का कौन था? काउंट डी लाली। और हम बात करें अंग्रेज के लिए कौन था? आयरकूट जो था। ये दो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ले किया था। देखिए 17 फरवरी 1763 ईस्वी में पेरिस की संधि के साथ सप्तवर्षीय युद्ध समाप्त हो गया और इसके परिणाम स्वरूप लाली को आत्मसमर्पण करना पड़ा और इस प्रकार भारत में तृतीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध समाप्त हो गया दोस्तों। तो ये रहा आज का इम्पोर्टेंट यूरोपीय भारत का आगमन से लेकर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। देखिए इतना ही क्वेश्चन था दोस्तों, और हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में मिलने वाले हैं और उनसे जितने फैक्ट निकलेंगे सारे फैक्टों को इससे अच्छा करने की कोशिश किया जाएगा दोस्तों।